नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। हम अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जहां मोदी समेत 700 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जापान की रॉयल फैमिली भी मौजूद रही। क्राउन प्रिंस अकीशिनो, उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस कीको और शाही परिवार के अन्य सदस्यों ने आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशनल एंथम हुआ और आबे को 19 तोपों की सलामी दी गई। आबे की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पारिवारिक तौर पर शिंजो का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को कर दिया गया था। लिहाजा आज जो स्टेट फ्यूनरल हुआ वो प्रतीकात्मक था। निप्पॉन बुडोकन में आबे की अस्थियों का कलश और फोटो रखी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री का स्टेट फ्यूनरल हो रहा है। इससे पहले 1967 में शिगेरू येशुदा के लिए स्टेट फ्यूनरल किया गया था। घर का चूल्हा चौका सब बीते जमाने की बात है। अब तो इन हाथों में देश की सुरक्षा की बागडोर है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय महिलाएं दुश्मनों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी और श्रेय वाजपेयी समेत तमाम जांबाज पायलट ने असम के तेजपुर में चीन के समीप अग्रिम चौकियों पर Su-30 लड़ाकू विमान का संचालन किया और अपने हौसलों को नई उड़ान दी। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर मुश्किल को मात देने में सक्षम हैं। तेजस्वी देश की एकमात्र महिला पायलट हैं जो Su-30 विमानों की हथियार प्रणाली का संचालन करने में दक्ष हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में हमारे जांबाज पायलट किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रेय वाजपेयी ने कहा कि वायुसेना असम समेत देश के कई हिस्सों में ऐसी अभ्यास उड़ानों का संचालन कर रही है। बता दें कि Su-30 यानी सुखोई लड़ाकू विमानों को तेजपुर में तैनात किया गया है। चीन से बढ़ते सीमा विवाद के बीच इन विमानों को नए हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वार प्रणालियों से लैस करते हुए और घातक बना दिया गया है, जिन्हें चलाने का प्रशिक्षण लेडी पायलटों को भी दिया जा रहा है। असम के गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपनी कलाबाजियों और हैरत अंगेज करतब से शहरवासियों का दिल जीत लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत गुवाहाटी में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2.5 घंटे तक तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन के जवानों ने एक से एक कलाबाजियां दिखाई। वायुवीरों ने गुवाहाटी के आसमान को इंद्रधनुषी रंगों से रंग दिया। IAF की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का गठन 1996 में किया गया था और यह वायुसेना के 52वें स्क्वाड्रन का एक हिस्सा है। ये कार्यक्रम गुवाहाटी के लचित घाट पर हुआ। सूर्य किरण टीम को लोकप्रिय रूप से भारतीय वायुसेना के राजदूत के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया के गिने चुने 9 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन एरोबेटिक्स टीमों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। इस शो के कारण घाट पर फेरी की सेवा 2.5 घंटे तक स्थगित रही। हरदा में मंचलों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सरेराह ना सिर्फ लड़कियों से छेड़छाड़ की जा रही है, सड़क पर दिन दहाड़े मंचले मारपीट तक कर रहे हैं। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट का ऐसा ही एक मामला हंडिया तहसील में सामने आया है। यहाँ बदमाश ने स्कूली छात्रा का रास्ता रोक सरेआम छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, बेखौफ आरोपी ने छात्रा पर थप्पड़ भी बरसाए। इस दौरान आरोपी का साथी वीडियो बनाता रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं सड़क से गुजर रहे हैं। आरोपी और इसका साथी रोड के किनारे खड़े छात्रा का इंतजार कर रहे हैं। छात्रा जैसी ही आती है, आरोपी उसका रास्ता रोक लेता है। छात्रा जाने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी रास्ता रोक कर खड़ा रहता है। इस दौरान आरोपी छात्रा की पिटाई भी करता है। आरोपी को पुलिस का जरा भी डर नहीं, लेकिन इस घटना से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल के रास्ते में ये गुंडागर्दी की गई। यहाँ बदमाश को सरेआम छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट की हिम्मत कैसे हुई? घटना के बाद छात्रा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। गुना के मधुसूदनगढ़ इलाके में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 12 लोग घायल हुए। हंगामे के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ट्रैक्टर में भी आग लगा दी। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान फायरिंग भी हुई।
मामला मधुसूदनगढ़ तहसील के मंत बिदौरिया गांव का है। यहाँ 5 से 6 बीघा जमीन पर 2 समाजों के लोग अपना हक जताते हैं और इसी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस दौरान एक पक्ष जमीन पर लगी फसल को काटने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद दोनों पक्ष फिर भिड़ गए और मारपीट करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर 206.16 मीटर तक पहुंच गया है, जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद इस साल जलस्तर में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। सोमवार को यमुना का जलस्तर 204.5 मीटर के चेतावनी के स्तर पर पहुंच चुका था। दरअसल हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बंका ने कहा, नदी के तटवर्ती निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकारी स्कूलों और आसपास के इलाकों में रैन बसेरे हैं, जिनमें उन्हें ठहराने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली में नदी के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं। इन इलाकों में करीब 37,000 लोग रहते हैं। अपने शानदार अभिनय से कई दशकों तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाली अभिनेत्री आशा पारेख को 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में आशा पारेख को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हिंदी सिनेमा में आशा पारेख के अहम योगदान के लिए इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आशा पारेख 95 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो अभिनेत्री के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उन्हें कई अवार्ड मिले। 1963 में अखंड सौभाग्यवती के लिए आशा पारेख को गुजरात सरकार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राज्य पुरस्कार दिया था। वहीं 1971 में फिल्म कटी पतंग के लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें सन 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। प्रदेश में शिक्षा और सेहत को लेकर बड़े बड़े दामों की पोल ये तस्वीर खोल रही है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ ब्लॉक में बना ये सरकारी स्कूल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालात ये हैं कि तिरपाल के नीचे बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये गांव भावठड़ी का राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जहां 47 साल पहले बने इस स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी, जिसके कारण 1 साल पहले इसे तुड़वा दिया गया था। तब हाथों हाथ ही नया भवन बनाने की बात कही गई, लेकिन अफसरों की लेट लतीफी ने बेटियों को खुले आसमान के तले लाकर छोड़ दिया। आज यहाँ सिर्फ एक हॉल है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की बेटियां पढ़ती हैं, जबकि कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। पहले स्कूल में 11 क्लासरूम हुआ करते थे, वहाँ अब सिर्फ एक हॉल बचा है। स्कूल की जर्जर हालात के कारण छात्राओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि अभी भी 75 छात्राएं पढ़ रही हैं और एक प्रधानाध्यापक सहित 6 शिक्षक हैं। फिलहाल भामाशाह के सहयोग से 3 कमरों का निर्माण कराया जा रहा है। राजस्थान की खूबसूरत वादियां और कई ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र हैं। दौसा जिले के आभानेरी का चांद बावड़ी भी अपनी प्राचीनता और अद्भुत बनावट के लिए जाना जाता है। वैसे तो यहाँ सालों भर सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल में सैलानियों का जमावड़ा लग जाता है। बड़ी संख्या में देसी विदेशी मेहमान इस फेस्टिवल में रंग बिखेर कर सराबोर हो रहे हैं। आभानेरी की चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। आभानेरी में राजस्थानी अंदाज में विदेशी पावनों का स्वागत किया जा रहा है। फेस्टिवल में आए कलाकार कच्ची घोड़ी सहित कई कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। I come from England and I love India so far. It's really brilliant. ये जगह यूँ चुनी जाती है कि जितने भी भारत में जितने भी देश प्रदेश हैं और जिनमें आकर्षक जो बावड़ी है, अगर कोई है तो ये चांद बावड़ी है, जिसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस का। कला, संस्कृति और धुरों की धरती, कलात्मकता, भव्यता की धनी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विश्व पर्यटन दिवस की धूम रही।
इस खास मौके पर ऐतिहासिक सोनार की चार दीवारी पर बने गाइड हट में गाइड एसोसिएशन ने सैलानियों का जमकर स्वागत किया, तो वहीं स्वर्ण नगरी के लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर सैलानियों की आवभगत की। इस मौके पर मेहमानों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। ढोल की थाप पर सैलानी भी झूमते नजर आए। इस स्वागत सत्कार से सैलानी अभिभूत दिखे। उन्होंने पर्यटन विभाग और पर्यटन व्यवसायियों का तहे दिल से आभार जताया। पिछले 3 दशकों से सैलानियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बाद धोरों की धरती की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदल गई है। सैलानियों की बम्पर आवक से स्वर्ण नगरी की प्रसिद्धि 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। जैसलमेर पर्यटन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जैसलमेर अगर माने तो 60-70% पूरा का पूरा पर्यटन पर निर्भर है। पिछले कुछ सालों में जो है जैसलमेर पर्यटन जो है वो काफ़ी ऊपर हाई लेवल पे जा रहा है। और ये कोविड टाइम जो था उस समय जो है जैसलमेर सबसे सस्ता और सुलभ साधन था पर्यटकों के लिए। इस कारण से जो है कोविड टाइम में जैसलमेर बहुत अच्छा डिस्कवर्ड हुआ और यहाँ पे और ज़्यादा टूरिस्ट आए। पूरे देश में नवरात्र का उत्साह छाया हुआ है। मातृ शक्ति की आराधना के इस महान पर्व पर माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिरोही के माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित मां अंबुदा देवी की महिमा अपरंपार है। इसीलिए ही नवरात्र में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। मां जहां अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, वहीं अपने चमत्कारों के लिए भी जानी जाती हैं। इन्हीं चमत्कारों में से एक है मां के मंदिर में भालू का धोख लगाना। देखिए, लोगों की भीड़ के बीच जंगल से निकलकर भालू मां के मंदिर के पास पहुंचता है और मां की धोख लगा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल नवरात्र में भालू मां के मंदिर के पास पहुंचते हैं और उनकी धोख लगाते हैं। मां के मंदिर की ज्योत दर्शन के लिए आए भालू को जिसने भी देखा वो रोमांच से भर गया। 51 शक्तिपीठों में से 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और ये इस अर्बुद पर्वत की आराध्य देवी है। इसके सानिध्य में हम लोग रहते हैं और हर नवरात्रि के अंदर तो यह निश्चित रूप से आते हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्र के दौरान जहां आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जबरदस्त धूम रहती है। गरबा और शारदीय तो मानो एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। अजमेर में भी गरबे की धूम है। वैसे तो कई जगहों पर गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सबसे खास है तोप दड़ा खेल मैदान पर आयोजित गरबा रास। इसका आयोजन नगर निगम की ओर से किया गया। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से निगम की ओर से गरबा रास का आयोजन नहीं किया गया था, जिससे शहरवासी थोड़े मायूस थे। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद फिर से निगम ने इसका आयोजन किया है, जिसको लेकर लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। पहले ही दिन बड़ी संख्या में शहर वासियों ने पहुंचकर निगम के इस आयोजन की सफलता पर अपनी मुहर लगा दी। निगम की ओर से गरबा रास पंडाल के पास ही माता की प्रतिमा की स्थापना भी की गई। 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में बड़े उत्साह से शहरवासी पहुंच रहे हैं और माता की भक्ति के साथ ही डांडिया खेलने का भी आनंद उठा रहे हैं। निगम की तरफ से यहाँ पे तोपदड़ा ग्राउंड में गरबों का आयोजन किया जा रहा है और 2 साल के बाद में हुआ है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट इस साल ज्यादा है और हमको काफी एंजॉय के साथ हम गरबा खेलते हैं। नवरात्र में जहां भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक छटा भी बिखर रही है। प्रतापगढ़ में डांडिया की गूंज सुनाई दे रही है। शहर के 20 से ज्यादा स्थानों पर सजाए गए गरबा पंडालों में लोग देर रात तक डांडिया खेलते नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी में युवक युवतियां एक साथ भक्ति गीतों पर डांडिया नृत्य कर रहे हैं, तो माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो रहा है। शहर के खैरादी मोहल्ला में रंगलो कल्चर ग्रुप, एरियापति रोड पर नव शक्ति गरबा पैनल, भाटपुरा में भाटपुरा गरबा मंडल की ओर से सजाए गए पंडालों में श्रद्धालुओं की देर रात तक भीड़ उमड़ रही है। डांडिया के लिए युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही 9 दिनों तक सभी के लिए अलग अलग ड्रेस कोड तय किए गए हैं। वहीं इस मौके पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। गरबा पंडालों में पुलिस की भी तैनाती की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी पुलिस ने विशेष प्रबंध किए हैं। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। माता के भक्त उपासना कर रहे हैं।
विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मां के दरबार सजाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी का बंधन टूटने के बाद ये पहला मौका है जब लोग खुलकर नवरात्रि मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के त्योहार के समय अलग अलग थीम पर आधारित पंडाल चर्चा में रहते हैं। इस बार भी कोलकाता के नौपारा दादा भाई संघ पूजा समिति ने अनूठी थीम वाला दुर्गा पंडाल तैयार किया है। परिचय थीम से तैयार इस पंडाल में सेक्स वर्कर्स के जीवन को दर्शाया गया है कि वे किस तरह से समाज में रहती हैं और समाज उन्हें किस नजर से देखता है। इस थीम से दुर्गा पूजा के आयोजनकर्ता इन सेक्स वर्कर्स की समाज में सहभागिता बढ़ाने और उन्हें वो सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। पूरे देश में नवरात्र में आस्था के साथ मां की पूजा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। मनाली के हिडिंबा माता मंदिर सहित दुर्गा माता मंदिर, भेखली माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर माता के दरबार में शीश झुका रहे हैं। इस दौरान देवी हिडिंबा के मंदिर के पास डूंगरी गांव के जायरू से पवित्र जल लाकर महाकालेश्वर मंदिर में कलश स्थापना भी हुई। हिडिंबा मंदिर से मनाली बाजार के मॉल रोड होते हुए दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। ढोल नगाड़ों की धुन पर निकली इस शोभा यात्रा में महिलाएं खूब थिरकी। मनाली शहर में अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजन समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। 4 अक्टूबर तक प्रतिदिन नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विशेष पूजन होगा, जबकि 5 अक्टूबर को शोभा यात्रा के साथ मूर्ति का विधिवत विसर्जन किया जाएगा। नवरात्र के साथ ही रामलीलाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में एक रामलीला बेहद खास है। हल्द्वानी की ये रामलीला अपनी टाइमिंग और मंचन की स्टाइल के कारण बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना तो इस रामलीला के मंचन के लिए मंच सजाया जाता है और ना ही ये रात में होती है। तकरीबन 130 साल पुरानी ये रामलीला शाम 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। बिना मंच के होने वाली इस रामलीला में किरदार निभाने वाले लोग भी बेहद खास हैं, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं बल्कि दिल से जुड़े कलाकार हैं। खास बात यह है कि हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में ये दिन की रामलीला होती है, यहीं पर रात की रामलीला का भी मंचन होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। दिन की रामलीला जहां व्यास गद्दी से संचालित होती है, वहीं रात की रामलीला की कमान निर्देशक के हाथ होती है। नवरात्र के दौरान अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन किया गया। पहले दिन नारद मोह और रावण के अत्याचार से कांप रही धरती के दृश्यों को सजीवता से दिखाया गया। रावण के किरदार में मशहूर फिल्म अभिनेता शाहबाज खान नजर आए, वहीं नारद की भूमिका में गूफी पेंटल नजर आए। फिल्मी सितारों की रामलीला में रोज फिल्मी हस्तियों का मंचन नजर आता है। अयोध्या की रामलीला का समापन दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को होगा। अयोध्या की रामलीला का ये तीसरा साल है। पिछले 2 साल से वर्चुअली रामलीला देखने की अनुमति दी गई थी। कोरोना काल में 2020 में 16 करोड़ लोगों ने वर्चुअली फिल्मी सितारों की रामलीला देखी थी। वहीं 2021 में रिकॉर्ड 22 करोड़ लोगों ने रामलीला देखी। लेकिन इस बार लोग प्रत्यक्ष तौर पर रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। इस मौके पर शाहबाज खान ने कहा, अयोध्या की रामलीला में काम करके बहुत शांति और आनंद प्राप्त होता है। और चारों वेदों का ज्ञान पाकर फिर भी आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। मिथिलांचल की जट जटिल लोक नृत्य की छटा ही अलग है, पर समय के साथ इसके रंग भी फीके पड़ने लगे हैं। लोग अपने पारंपरिक नृत्य को भूलते जा रहे हैं, पर कुछ युवा कलाकारों ने जट जटिल नृत्य को फिर से प्रसिद्धि दिलाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें मधुबनी की है। मंच पर युवा कलाकारों की ये टोली दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग मंचों पर मिथिला के प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जटिन की धमाकेदार प्रस्तुति देने की तैयारी में जुटे हैं। इन कलाकारों का ये प्रयास है कि मिथिला के इस प्रसिद्ध नृत्य शैली को अधिक से अधिक मंचों पर जगह मिले, ताकि नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ सके। कलाकारों का कहना है कि करीब 2 दशक पहले मिथिला के गांव-गांव में जट जटिन नृत्य की धूम हुआ करती थी। ग्रामीण परिवेश में पति पत्नी के बीच भी मीठी नोक-झोंक को नृत्य और गीत के जरिए प्रस्तुत करने की ये शैली लोगों को काफी पसंद आती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में मिथिला की ये प्रसिद्ध लोक कला विलुप्त होने लगी है। हालांकि कुछ युवा कलाकारों ने इस नृत्य शैली को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। नवरात्र के 9 दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से इस त्योहार में देवी माँ की पूजा धूमधाम से की जाती है,
उसी तरह से इस फेस्टिवल पर डांडिया भी काफी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्र के त्योहार को लोग डांडिया खेलकर और भी स्पेशल बना देते हैं। इस साल गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा को लेकर और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद यहाँ के लोगों का उत्साह दोगुना है। बड़ोदरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनमें लोग गरबा का आनंद ले रहे हैं। दरअसल गुजरात के बड़ोदरा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मन को मोह लेने वाला म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। बड़ोदरा में 9 रातों में लोग गीतों के लाइव गायकों के साथ गरबा करते हैं। यहाँ पर पारंपरिक डांस नाइट्स होती है, जहाँ पर बड़े गायक भी लाइव परफॉर्म करते हैं। नवरात्रि के समय बड़ोदरा में अलग ही चमक दिखाई देती है। नवरात्र में आस्था के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में मां का एक अनोखा भक्त है, जिसने अपने सीने पर 21 कलशों की स्थापना करवाई है। इन 21 कलशों का वजन करीब 50 किलो है। पटना के पुनाईचक स्थित नौलखा मंदिर में पिछले 26 साल से माता के भक्त नागेश्वर बाबा शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक अपने सीने पर कलश रखकर माता की आराधना में जुट जाते हैं। इस साल भी नागेश्वर बाबा ने नवरात्र के पहले दिन अपने सीने पर विधिवत रूप से 21 कलश रखे। महानवमी को हवन के साथ ही नवरात्र संपन्न होगा। तब तक भक्त नागेश्वर इसी अवस्था में रहेंगे। भक्त नागेश्वर बाबा बताते हैं कि 36 साल की उम्र से लगातार सीने पर कलश रखकर माता की आराधना करते आ रहे हैं। शुरू में 1 कलश रखकर आराधना शुरू की थी, बाद में कलश की संख्या बढ़ती गई। आज 21 कलश सीने पर रखकर आराधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद है कि उन्हें कभी भी ना भूख लगी ना प्यास लगी। वो 2 दिन पहले से ही खाना पीना बंद कर चुके हैं। वो दशमी तक माता की आराधना करेंगे और एकादशी को भोजन ग्रहण करेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।